जय हिंद। तो आज हम देखेंगे निवास स्थान एवं कर दायित्व चैप्टर का 13 और 14 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला 13 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसे करते हम लाइन से लाइन बाय क्वेश्चन को पूरा देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन तक। और 11th नंबर और 12th नंबर क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, जो लाइव क्लास में था उसको आप देख लीजिए। और उसका जो फॉर्मेट था, उसका जो रूल्स था, उसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड हुआ है। अभी हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए उसमें बुक में पेज नंबर 66 और उसमें 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले गत वर्ष की श्री हनुमान प्रसाद की निम्न आय है, यानी कि जो हनुमान प्रसाद था उसकी गत वर्ष में निम्न प्रकार आय दिया गया था। एक सबसे पहला दिया है, एक कंपनी से भारत में वेतन से आय गणना की गई है। एक कंपनी से भारत में वेतन से आय कमाया। अब जब भारत में आय कमाया, जब भारत से ही पैसा कमाई हो रहा है, तो तीनों जगह उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी कुछ भी हो, तीनों ही कंडीशन में उसको टैक्स भरना पड़ेगा। सेकंड नंबर 13 नंबर का सेकंड नंबर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पेज नंबर 66 है मेरे में। आप लोगों का जो बुक है उसमें 65 या 64 नंबर पेजेस हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ये जो बुक है ये हमारा एमकॉम का बुक है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग का डाउट हो सकता है कि मैं एमकॉम के बुक से कैसे पढ़ा रहा हूँ जबकि बीकॉम वाले को पढ़ा रहा हूँ। तो बीकॉम वाले का एमकॉम वाले का बुक सेम टू सेम है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे इनकम टैक्स आप लोग का है और यहाँ पे कर नियोजन एवं प्रबंध यहाँ पे नीचे लिखा है, ठीक है, कर नियोजन एवं प्रबंध। तो ये जो कर नियोजन एवं प्रबंध है इतना ही मेरे इसका ज्यादा है, अपने इनकम टैक्स के बुक में इतना ही ज्यादा ऐड हुआ है जो एमकॉम वालों के लिए है। बाकी आयकर आप लोग का भी है, ठीक है। तो जो कर नियोजन एवं प्रबंध दिया है वो एक्स्ट्रा लास्ट में है, लेकिन ये शुरू का जो आयकर दिया है यहाँ पे अभी लोगों का बुक से है, ठीक है। इसका मतलब दोनों ही बुक सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अब सेकंड नंबर क्या है, एक भारतीय कंपनी से लाभांश शकल इंग्लैंड में प्राप्त किया तथा वही खर्चा किया। एक भारतीय कंपनी से लाभांश को प्राप्त किया। अब एक भारत के कंपनी से वो लाभांश प्राप्त करेगा तो इनकम तो भारत में हो रहा है, भले इंग्लैंड में जाके प्राप्त करे, इंग्लैंड में जाके खर्चा करे, हमें उससे क्या ही मतलब है। भारत की कंपनी से आय कमा रहा है तो भारत देश में टैक्स पटाएगा। उसके बाद भारत में मकान संपत्ति से आय पाकिस्तान में प्राप्त किया। अब भारत में एक मकान था जिससे आय कमाया है, तो इनकम तो भारत से जनरेट हो रहा है ना। अब उसको चाहे पाकिस्तान में प्राप्त करे, कोई दूसरे देश में प्राप्त करे, हमें उससे क्या ही मतलब। तीनों जगह टैक्स उसको भरना ही पड़ेगा, साधारण, असाधारण, अनिवासी, तीनों ही केस में उसको टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद एक विदेशी कंपनी से लाभांश इंग्लैंड में प्राप्त किया और वहीं पे एक बैंक में जमा कराया। अब विदेशी लाभांश था, विदेशी कंपनी का लाभांश है, इंग्लैंड भी तो विदेश है, कोई दूसरा विदेश है, कोई दूसरा देश है, उसमें से लाभांश को जनरेट मतलब लाभांश का पैसा कमाया, उस लाभांश की राशि को इंग्लैंड में खर्चा किया, इंग्लैंड में बैंक में जमा किया, तो विदेश का विदेश में ही हो गया। हमारा भारत में कहाँ आया, भारत में ना पैसा प्राप्त हुआ, ना आया, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारा यहाँ पे एक ही जगह टैक्स लगेगा, साधारण निवासी में। वो बाहर के लिए निवासी है, यहाँ के लिए तो निवासी नहीं हो सकता। उसके बाद कोलकाता में व्यापार से आय जिसका प्रबंध यूएसए से होता है। अब कोलकाता में व्यापार से आय, कोलकाता हमारे भारत के अंदर है। अब भारत से पैसा उत्पन्न हो रहा है, भारत से पैसा अर्जित हो रहा है, उपार्जित हो रहा है, भारत से ही पैसा कमाया जा रहा है, तो भारत में तीनों ही कंडीशन में उसको टैक्स लगेगा, चाहे वो कहीं दूसरे देश से प्राप्त करे, कहीं से प्राप्त करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। भारत से पैसा अर्जित हो रहा है या भारत में पैसा प्राप्त हो रहा है, तो तीनों ही केस में टैक्स लग जाता है। यूएसए में व्यापार से आय जो कानपुर प्रबंध कार्यालय से नियंत्रित है। यूएसए से प्राप्त आय अर्जित आय, ठीक है, मतलब अमेरिका में इनकम किया था, जिस बिजनेस के माध्यम से वो इनकम किया है वो बिजनेस हमारे कहां से नियंत्रित होता है, कानपुर से नियंत्रित होता है। और कानपुर हमारे कहां है, भारत के अंदर है। यानी कि जो पैसा कमाया वो यूएसए में कमाया है और जिस बिजनेस के माध्यम से कमाया है वो बिजनेस हमारे भारत से कंट्रोल होता है। तो इस केस में दो ही जगह टैक्स लगेगा, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। आय ऑस्ट्रेलिया में कमाई गई और वही प्राप्त की, परंतु भारत
लाई गई है। देखो ऑस्ट्रेलिया में कमाया गया है और वही प्राप्त किया, परंतु भारत में लाई गई। भारत में लाई गई शब्द का कोई मतलब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बाहर है तो एक ही जगह साधारण निवासी में आएगा, और भारत में प्राप्त होता तो तीनों जगह आता है, या भारत में पैसा कमाता तो भी तीनों जगह आता है। यहाँ पे भारत में लाया गया है, मैं क्या बोला था शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि भारत में अगर लाया जाता है या भारत में भेज दिया जाता है उस शब्द का कोई मतलब नहीं है। वैसे कैसे भारत में पैसा प्राप्त नहीं होता है। उसके मामा ने उसे विवाह पर उपहार स्वरूप फ्रांस से एक बैंकड्राफ्ट भेजा 20,000 रुपए का। देखो सबसे पहले क्या बात है, ये हमारा उसका मामा है, उसका मामा ने उसको विदेश से एक बैंक ड्राफ्ट भेजा विवाह में 20,000 रुपए का कि ये तुम्हारा उपहार है। अब वो जो 20,000 रुपए भेजा उसके मामा ने, सबसे पहले देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन का मामला आ रहा है। उसका मामा उसका खून के रिश्ते वाला है, ठीक है। जब कोई परिवार का सदस्य होता है या अपना ब्लड रिलेशन का कोई होता है, खून का रिश्तेदार होता है, तो उनसे अगर उपहार मिलता है वो करमुक्त होता है हमारा। लेकिन कोई बाहर वाला होता है तो उससे अगर उपहार मिला वो फुली टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो ये मामा खून का रिश्तेदार वाला था, इससे जो भी मिला था वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब सबसे पहला हेडलाइन क्या डालेंगे कि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए श्री हनुमान प्रसाद की निम्न आय था। तो हनुमान प्रसाद की कुल आय को निकालना पड़ेगा हमें। लास्ट में बोला है सकल कुल आय की गणना कीजिए यदि वह निवासी असाधारण निवासी और अनिवासी हो। हमें सकल कुल आय की गणना करना है। किसकी? श्री हनुमान की। श्री हनुमान की सकल कुल आय की, श्री हनुमान की सकल कुल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, ठीक है। न्यू बुक जैसे ही आ जाएगा 23-24 के हम और बताएंगे उसका, और अगर चेंजेस नहीं आया तो ठीक है, अपने को 23-24 को 22-23 को सिर्फ 23-24 में बदल देना है, ठीक है। वहां पे अब यहाँ पे सबसे पहले हमें फॉर्मेट बना लेना है उसका। विवरण साधारण निवासी, असाधारण निवासी और लास्ट में हो जाएगा अनिवासी। ये हमारा 3 कंडीशन है। अब सबसे पहला वहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी से भारत में वेतन से आए, एक कंपनी से भारत में वेतन से आए प्राप्त किया। अब एक कंपनी से भारत में प्राप्त वेतन से आए, और एक क्या है? गर्णित है। गर्णित मतलब गणना किया गया है, यानी कि वेतन में से जो 50,000 रुपए का मानक कटौती मिलता है वो इसमें नहीं मिलेगा, कट चुका है, ठीक है। जब वेतन चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ आएगा, धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब राशि क्या दिया यहाँ पे? 50,000 रुपए का। भारत का कंपनी था, भारत से पैसा इनकम हो रहा है, तो तीनों ही केस में उसको टैक्स भरना पड़ जाएगा। दूसरा क्या दिया है? एक भारतीय कंपनी से लाभांश इंग्लैंड में प्राप्त किया। भारत के कंपनी से लाभांश प्राप्त किया, चाहे इंग्लैंड में प्राप्त करे कहीं और प्राप्त करे, हमें उससे क्या मतलब। भारत के कंपनी से पैसा उत्पन्न हो रहा है मतलब भारत से हो रहा है, तो तीनों जगह टैक्स भरना पड़ेगा। एक भारतीय कंपनी से लाभांश इंग्लैंड में प्राप्त किया, कितना रुपए का? 10,000 रुपए का। ₹10,000 का। उसके बाद है कि भारत में मकान संपत्ति से पाकिस्तान ने प्राप्त किया। भारत में घर था, भारत में एक मकान था, उस मकान से उसको इनकम हुआ है जिसको पाकिस्तान में प्राप्त किया। पाकिस्तान में प्राप्त करे कहीं और प्राप्त करे, हमें उससे क्या मतलब। भारत से पैसा इनकम हो रहा है तो वो भारत में टैक्स देगा।
तीनों ही केस में भारत में मकान संपत्ति से आय पाकिस्तान में प्राप्त किया। अब एक भारत में घर था, अब भारत में जो मकान था उससे आय प्राप्त किया था, उस आय को वो पाकिस्तान में जाके प्राप्त किया। अब पाकिस्तान में प्राप्त करे, कहीं भी प्राप्त करे, विदेश में जाके कहीं भी प्राप्त करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता। भारत देश का नियम है कि अगर भारत से पैसा हम जनरेट कर रहे हैं, भारत से पैसा हम इनकम को जनरेट कर रहे हैं, भारत से हम पैसे को कमा रहे हैं, तो भारत देश में वो चाहे साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी, अनिवासी हो, कोई भी केस हो, उसको तीनों कंडीशन में उसको टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये बात याद रखना है। कितना रुपए का था? 20,000 रुपए का, उसको तीनों ही कंडीशन में टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद है एक विदेशी कंपनी से लाभांश इंग्लैंड में प्राप्त किया था, वही एक बैंक में जमा किया। विदेशी कंपनी का लाभांश था, बाहर देश यानी कि विदेशी कंपनी का लाभांश था, उसको विदेश में इंग्लैंड में प्राप्त किया। विदेश में ही काम निपट गया, हमारे बीच में भारत का कोई रोल नहीं आया। ठीक है, भारत देश में ना प्राप्त किया ना कुछ किया, तो इस कारण से यहां पे सिर्फ एक ही जगह आएगा, विदेशी कंपनी का लाभांश इंग्लैंड में प्राप्त किया। ठीक है, जो सेंटेंस है बुक में आपको मिलेगा, यहां से अगर मेरा हैंडराइटिंग समझ ही है तो आपको बुक से मिल जाएगा। ठीक है, कहां हो जाएगा, कितना रुपए है ये? 20,000 के बाद 10,000 रुपए का है, ये एक ही जगह आएगा, साधारण निवासी, बाहर के लिए निवासी, यहां पे उसका कोई रोल नहीं है। फिर है कोलकाता में व्यापार से आए जिसका प्रबंध यूएसए से होता है। कोलकाता में हमारा जो बिजनेस था उसका जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो यूएसए से होता था। अब यूएसए से कंट्रोल होता है, कहां से होता है, उससे क्या मतलब, हमारे भारत देश में है वो कोलकाता हमारे भारत देश के अंदर है, और वहां पे हम इनकम कर रहे हैं, यानी कि हम भारत के अंदर से हम पैसे को कमा रहे हैं। ठीक है, भारत के अंदर पैसे कमा रहे हैं, हम जो इनकम है वो जनरेट कहां से कर रहे हैं, कोलकाता से, यानी कि भारत के अंदर से। तो उस चीज को हम पाकिस्तान क्या बोलते हैं, यूएसए से, है ना, हम उस चीज को यूएसए से या फिर पाकिस्तान में, कोई इंग्लैंड में, दूसरे किसी भी देश में जाके हम प्राप्त करेंगे, तो क्या हुआ, हम बच जाएंगे क्या? नहीं, यहाँ पे टैक्स देना ही पड़ेगा, तीनों ही कंडीशन में टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे कोलकाता में व्यापार से आए यूएसए में प्राप्त किया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 20,000 का, तीनों ही केस में, क्योंकि कोलकाता हमारा भारत देश के अंदर है और भारत से पैसा इनकम हो रहा है, तो तीनों ही केस में उसको टैक्स भरना पड़ेगा। एक चीज देखो, एक चीज हमेशा याद रखना है कि हमारे भारत देश के अंदर से अगर हम पैसा कमा रहे हैं, हम पैसे को जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं हम लोग, या फिर हम जो पैसे अर्जित कर रहे हैं, यानी कि हम डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं कि हम भारत के अंदर से पैसा कमा रहे हैं, या किसी दूसरे देश का आय है जो हम भारत में बैठ के प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करना चाहिए, भारत में भेजा नहीं जाना चाहिए, या फिर भारत में लाया गया वो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ पे शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर भारत देश में प्राप्त हुआ तो तीनों केस में लगेगा, या फिर भारत देश से पैसे को अर्जित किया, उपार्जित किया या कमाया, तो भी तीनों ही केस में टैक्स लगेगा। और अगर कोई दूसरा विदेशी आय जो भारत देश में भेज दिया गया या भारत में लाया गया, ऐसे केस में तीनों जगह टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ एक जगह साधारण निवासी में टैक्स लगेगा, जो कि विदेश का नागरिक होगा, यानी कि वहां का निवासी हो जाएगा, यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद कहाँ है, अब यूएसए से व्यापार से, या जो कानपुर से नियंत्रित है। अब यूएसए में व्यापार था, यूएसए का व्यापार से आय कानपुर से नियंत्रित है, जो कानपुर से नियंत्रित है। अब कानपुर से नियंत्रित है, कानपुर हमारा कहाँ है, कानपुर हमारा भारत देश के अंदर है, भारत देश के अंदर है, मतलब यूएसए यानी कि अमेरिका में जो बिजनेस चल रहा था, जहां से पैसा वो कमा रहा था, इनकम जनरेट जहां से कर रहा था, वो बिजनेस हमारे भारत देश से कंट्रोल हो रहा है, तो उस केस में दो ही जगह पे टैक्स लगेगा,
साधारण निवासी और असाधारण निवासी। कितना रुपए का है ये? 12,000 रुपए का। और लास्ट में अनिवासी के केस में उसको टैक्स नहीं देना है। उसके बाद है आय ऑस्ट्रेलिया में कमाई गई वहीं पे प्राप्त किया, परंतु भारत में आई गई है या लाई गई है, यहाँ पे बोल दिया भेज दिए गए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आय ऑस्ट्रेलिया में कमाया वहीं पे प्राप्त किया, सब कुछ वहीं पे किया, ठीक है। बाद में उस आय को भारत में भेज दिया गया, लाया गया, इस शब्द का कोई मतलब नहीं है। जब तक भारत में प्राप्त नहीं होगा तब तक हम उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। तो ऑस्ट्रेलिया में वो रहेगा, वहां के लिए निवासी हो जाएगा, यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक ही जगह आएगा। ऑस्ट्रेलिया से आय जो भारत में भेज दिया गया या भेजा गया, कितने रुपए का था ये? 25,000 रुपए का। सिर्फ साधारण निवासी में आ जाएगा, असाधारण और अनिवासी में नहीं जाएगा वो। उसके मामा ने उसे उसके विवाह पर उपहार स्वरूप एक बैंक ड्राफ्ट भेजा। कहां से? विदेश से बैंक ड्राफ्ट भेजा। देश का कोई नाम नहीं दे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, जो अभी करदाता है श्री हनुमान, उसके मामा ने विदेश से उसके विवाह के माहौल में, यानी कि उसके विवाह में उसको क्या दिया था? बैंक ड्राफ्ट एक भेजा था। कितना रुपए का? 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट भेजा था उसके मामा ने। तो उस पर उसको कहां पे टैक्स देना है? सबसे पहला बात है कि उसका मामा जो है उसके ब्लड रिलेशन का है, उसके खून के रिश्तेदार है। और जब हमारा ब्लड रिलेशन का बात आता है तो उसमें जो खून के रिश्तेदार होते हैं, अपने परिवार वाले होते हैं, उनसे अगर हमें उपहार मिलता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। उसके लिए भी कुछ लिमिट है। और जो हमारा खून के रिश्तेदार से कोई बाहर का रहता है, यानी कि ब्लड रिलेशन के बाहर का कोई रिश्तेदार है जिससे हमें उपहार मिलता है, उसका फुली टैक्स लगता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ब्लड रिलेशन का आता है, जो रिश्तेदार, चाहे मामा, चाचा या कोई और हो, तो उनसे अगर उपहार मिलता है तो अपने को छूट मिल जाता है यहाँ पे। और ये जो ब्लड रिलेशन का है, इसमें कितना छूट मिलता है, कितना नहीं मिलता है, वो हम आपको आगे बताएंगे जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जो अन्य साधन से आय पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से डील किया गया, वहां पे आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको अगर बोलने गया तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या होता है, क्योंकि ब्लड रिलेशन को समझना इतना आसान बात नहीं है। तो उसके मामा ने उसको विवाह पर बैंक ड्राफ्ट भेजा विदेश से। कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। लेकिन यहां तो बिल्कुल नील हो जाएगा, टैक्स नहीं लगाने, क्योंकि वो उसका मामा उसका ब्लड रिलेशन वाला है, इस कारण से, ठीक है। अब तीनों ही केस में हमें निकालने बोला था, हम निकाल दिए। अब इसका हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर पूरा आ जाएगा, तो इसको ऐड करना है हमें। सबसे पहले दिया 50,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 12,000, 25,000, 1,47,000 का। इसका आया है 1,47,000। सेकेंड का है 50 है, 10,000 है, 20,000 है, 20,000 है, 12,000 है, तो 62,000। मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, 5 तो नहीं आ सकता। 50,000, 20,000, 10,000, 20,000, 12,000, 1,12,000 रुपए। 1,12,000 रुपए, 50,000 रुपए, 10,000, 20,000, 20,000, 1,00,000 रुपए। देखिए इस तरीके से निकला है, एकदम क्रम से निकला है। सबसे पहले 1,47,000, फिर 1,12,000, फिर 1,00,000, ठीक है।
इस तरीके से इसकी गणना किया जाएगा साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी की केस में। इसको तभी आप गणना कर सकते हैं जब इसके रूल को पढ़ेंगे। एक चार्ट है जिसमें 5 या 7 पॉइंट हैं, जिसको मैं एक वीडियो में आपको बताया हूं, उसको आप देख लीजिए। ये वीडियो टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, नियम वाला वीडियो टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिए। या फिर एसएससी कॉमर्स क्लासेस जो मेरा पर्सनल ऐप है, ठीक है, जो मेरा ऐप है वो प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां पे भी ये वीडियो आपको मिलेगा। और यूट्यूब में पहले से डल चुका है, उसको देख लीजिए। अगर आपको नियम पता है ना तो कुछ भी एकदम सरल है, एकदम इससे ज्यादा सरल कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनाया जाएगा सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, या फिर एसएससी कॉमर्स क्लासेस में वहां पे देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ डाउट रहे तो यहाँ पे कमेंट कीजिए, नहीं और अगर यहाँ पे कमेंट नहीं करना है तो टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स क्लास वहां पे चैट होता है, वहां पे आप पूछताछ कर सकते हैं, क्या इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। एकदम ज्यादा आसान है, इससे ज्यादा आसान हो ही नहीं सकता। फर्स्ट यूनिट में सबसे ज्यादा आसान है, अगर 15 नंबर लाना है तो यही से पूरा आ सकता है। उसके अलावा आगे सेकेंड यूनिट से जब हम एंट्री करेंगे सेकेंड यूनिट में, आगे जितना भी कुछ पढ़ेंगे हम लोग सब हार्ड है। और 15 में 15 नंबर आएगा ऐसा मत सोचिए, भूल जाइए वहां पे, क्योंकि एक तो हार्ड आएगा और ऊपर से सबका फुल क्लियर नहीं होता है जो फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स को पढ़ते हैं, ऐसा चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, प्रैक्टिस करो, थोड़ा याद करो और थोड़ा ज्यादा टाइम दो इनकम टैक्स को। इतना हलवा जलवा समझोगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हलवा जलवा समझने के लिए सबसे माहिर है हिंदी मीडियम वाले, सब कोड़िया होते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से प्रोसेस होगा। अगर कहीं डाउट जाता है तो आप कमेंट में पूछें। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 14 नंबर नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें यही तक, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो 14 नंबर के साथ।